We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा चैप्टर है आर्चिस एंड केबल एंड सस्पेंशन ब्रिजेस, प्रिपेयर्ड बाय मी. माय नेम इज पलक पटेल एंड आई एम वर्किंग इन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नवसारी, and I am by the सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. तो शैल वी स्टार्ट. तो आर्चिस, अब आर्चिस क्या है कि आर्चिस आपको हर जगह दिख जाते हैं. हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर से हर जगह आपको मोस्टली हर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर में ये चीज़ें देखने को मिलती है. लाइक कहीं टेम्पल से या कोई ब्रिज है, वहाँ आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं. पुराना स्ट्रक्चर आर्चिस मतलब इस तरह का शेप, ये देखिए ऐसा शेप, ये शेप आपको हर जगह देखने को मिलेगा. ओके, तो ये पहले किन से बनते थे? पहले बनते थे टिम्बर से, स्टोन से और मैसनरी मटेरियल मतलब ब्रिक मटेरियल से बनाए जाते थे. लेकिन अब मॉडर्न टाइम में उनका मटेरियल चेंज हुआ. क्या हुआ? आरसीसी हुआ, स्टील हुआ और एल्यूमिनियम हुआ. तो इस तरह के मटेरियल भी इस्तेमाल होते हैं. ओके, अब आर्चिस का मेन पर्पस क्या है कि जहाँ आपका लार्ज स्पान है, जहाँ आपकी लेंथ ज़्यादा है और जहाँ आपको बीम बनाने के लिए अनइकोनॉमिकल होगा, मतलब आप बीम बनाओगे तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा. वो किस तरह से, तो वो हम आगे देखेंगे. तो वहाँ आपको ये अनइकोनॉमिकल पड़ सकता है. तो बीम जहाँ आपकी लेंथ ज़्यादा हो वहाँ आप आर्चिस बना सकते हो. सिंपल मतलब आपका खर्चा कम करने के लिए. ऐसा नहीं कि वहाँ बीम नहीं बना सकते, बीम बना सकते हो, लेकिन उसकी लेंथ और डेप्थ ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू आर्च. मतलब आर्च शेप बनाओगे तो आपकी मटेरियल कम जाएगा, तो आपका मटेरियल का सेविंग ज़्यादा होगा, तब कॉस्ट भी कम आएगी. ओके, तो नेक्स्ट, तो कुछ डेफिनेशन है आर्चिस की. मतलब 3 इंच आर्चिस है पहला हमारा. तो 3 इंच आर्च में 3 इंच होते हैं. पहले 2 इंच एंड पे होते हैं और एक एडिशनल हिंज होता है. एडिशनल हिंज होता है क्राउन पे. मतलब ये समझो कि ये आपका आर्च है, तो एक हिंज हुआ यहाँ एंड पे, एक हिंज हुआ यहाँ पे और एक हिंज हुआ यहाँ टॉप में. तो ये हुआ 3 इंच आर्च. सेकंड है हमारा 2 इंच आर्च, जहाँ हमारा दोनों हिंज सिर्फ सपोर्ट पे हो गए, ओनली सपोर्ट, मतलब यहाँ पे ही, यहाँ पे कोई हिंज नहीं होगा. समझ में आया? मतलब सिर्फ ये 2 हिंज हो गए, यहाँ पे कोई हिंज नहीं होगा. समझ में आया? मतलब 2 हिंज, 2 हिंज आर्च है, मतलब एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पे कोई हिंज नहीं है. सिर्फ 3 हिंज में यहाँ पे क्राउन पे एक हिंज होगा. अब क्राउन किसे कहते हैं? तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आर्च, मतलब जहाँ आपका आर्चिस की मतलब कि ये आर्च है और इसका हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब टॉप पॉइंट है. ये है टॉप पॉइंट ऑफ आर्च, मतलब जो वहाँ पे आपका टॉप पॉइंट पे हो आर्च. सेकेंड डेफिनेशन है राइज ऑफ आर्च,
राइज ऑफ आर्च मतलब ये आपकी दो हिंज पे यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट पे से जो लाइन पास होगी, ये इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये जो लाइन पास होगी उस लाइन से ये क्राउन तक की हाइट, मतलब इस हाइट को हम कहते हैं, हमें कहते हैं राइज ऑफ आर्च। ओके, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी इमेजिनरी, जो दो सपोर्ट को कनेक्ट करती है, उन दो सपोर्ट को कनेक्ट करके वहाँ से जो क्राउन तक की जो हाइट रहती है, इस वर्टिकल लाइन से जो क्राउन तक की हाइट रहती है उसे कहते हैं राइज ऑफ आर्च। समझ में आया? ये सिंपल डेफिनेशन है, याद रह जाएगी आराम से। क्राउन मतलब ये टॉप पोर्शन, और ये क्राउन से यहाँ तक की हाइट मतलब ये वो हुआ राइज ऑफ आर्च। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे दो पहला आर्च है पैराबोलिक आर्च। पैराबोलिक आर्च मतलब पैराबोलिक आर्च की जियोमेट्री कौन सी होगी? पैराबोलिक शेप होगी। मतलब कि ये देखिए, ये आपका सर्कुलर है पूरा, सॉरी ये सर्कुलर शेप नहीं आया, मतलब ये सर्कुलर शेप है, तो ये सर्कुलर शेप वाला आर्च मतलब दूसरा हमारा पैराबोलिक होगा, मतलब इसकी जियोमेट्री इस तरह की होगी पैराबोलिक। और इसका इक्वेशन ये रहा 4h/L² इंटू एक्स माइनस L माइनस एक्स। ये क्या है? मतलब ये P पॉइंट है हमारा एक, ये P पॉइंट है, उसकी हाइट है y, ये हाइट है, ये y हाइट है इसकी। तो उस y हाइट को फाइंड करना है, मतलब मैं यही कहूँ कि यहाँ पे मुझे हाइट फाइंड करना है, ये पॉइंट है, यहाँ पे मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है, ये y डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसका इक्वेशन है 4h/L²। h मतलब ये क्राउन से सीधी हाइट, L मतलब लेंथ, 4h/L², उसके बाद मल्टीप्लाई बाई x। x क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस x इंटू L माइनस एक्स, मतलब उसके बाद ये L उसमें से माइनस एक्स। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, सिंपल है, याद कर लीजिए। ये P पॉइंट की y फाइंड कर, मतलब ये हाइट फाइंड करने के लिए है ये इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक शेप का इक्वेशन है ये। उसके बाद सेकंड है सर्कुलर आर्च है, जिसकी जियोमेट्री हमारी सर्कल होती है, मतलब ये हमारा हाफ सर्कल है, ये हमारा हाफ सर्कल है, और ये इस आर्च की रेडियस है। समझ में आया? तो इस रेडियस पे हमें ये इक्वेशन मिलता है। O कौन सा है? ये O पॉइंट है, OC1P, ये ट्राइंगल हुआ एक हमारा, मतलब यहाँ पे मैंने P पॉइंट लिया, उस P पॉइंट से मैं ये हाइट आ रहा है, C1 पॉइंट आ रहा है, और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का ये इक्वेशन है पाइथागोरस इक्वेशन, OP² इज इक्वल टू OC1² प्लस C1P1²। OP² क्या हुआ? मतलब ये हुए हमारा रेडियस R। OC1 क्या हुआ? ये भी रेडियस R है, R माइनस H प्लस Y, R माइनस H प्लस Y होल स्क्वायर प्लस x²। ये रहा x, ये रहा y। ये कैसे आया? ये भी आपको मैथमेटिकल स्टेप है, सिंपल है, याद करिए। और ये इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बनता है ट्वाइस आर माइनस h इंटू एच इज इक्वल टू L² बाई 4।
इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है। सर्कुलर का ज़्यादा इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इक्वेशन याद रखना है तो सिर्फ ये पैराबोला का, क्योंकि मैक्सिमम एग्जांपल पैराबोलिक इक्वेशन के ही आती है, पैराबोलिक आर्चेस आते हैं। तो ये समझ में आ गया सर्कुलर आर्च में ट्राइंगल क्यों है। अब एक थियोरेटिकल आर्च होगा, लिनियर आर्च, ये दोनों सेम है। लिनियर आर्च मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे ये आर्च है हमारा, ये एक एक्चुअल आर्च है, एक्चुअल आर्च पे ये 3 लोड लग रहे हैं, W1, W2, W3। तो उस लोड की वजह से इस आर्च पे टेंशन जनरेट होगा, T1, T2, T3, ये टेंशन जनरेट होगा। तो उस टेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है, ये टेंशन रिप्रेजेंट करते, इसे कहते लिनियर आर्च। मतलब ये इमेजिनरी आर्च है, लिनियर है। ये क्या है, ये हमारा टेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? मतलब इसका जो ऊपर लोड आ रहा है इस आर्च के ऊपर, W1, W2, W3, इस लोड की वजह से जो टेंशन जनरेट होगा इस आर्च में, उस टेंशन को रिप्रेजेंट करने वाली एक हम लिनियर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे कहते हैं लिनियर आर्च। सिंपल है, ये इमेजिनरी है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट आर्चिस में किस प्रकार आते हैं। अब ये बेंडिंग मोमेंट समझिए, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कॉस्ट क्यों कम होती है। समझ में है? अब ये पहले पैराबोलिक आर्च पहले बीम कर लेते हम। बीम का सिंपल है, बीम है यहाँ पे x डिस्टेंस पे P फोर्स लग रहा है, x डिस्टेंस पे P फोर्स लग रहा है। ओके, तो P फोर्स के मुताबिक यहाँ पे x डिस्टेंस पे इस जगह पे मोमेंट क्या आएगी, mx = va × x। सिंपल है, कुछ भी दूसरा नहीं, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे पॉइंट लोड लग रहा है, और उस वजह से ये हमारा x डिस्टेंस पे ये आएगी हमारी मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट आ गई। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिए, पैराबोला है, P पॉइंट लोड लग रहा है x डिस्टेंस पे, y हाइट पे, तो यहाँ पे हमारा mx क्या आएगा, mx आएगा va × x, रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन × x माइनस ha हॉरिजेंटल रिएक्शन × y। समझ में आया? सिंपल इक्वेशन। अब इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। अब यहाँ माइनस एच ए इंटू वाई होया, एच ए इंटू वाई माइनस हुआ, मतलब क्या होगा, इसकी बेंडिंग मोमेंट कंपेरेटिवली बीम से कम आएगी। बीम पे बेंडिंग मोमेंट कम आएगी कंपेरेटिवली, बीम के कंपेयर में यहाँ बेंडिंग मोमेंट कम आएगी। अगर बेंडिंग मोमेंट कम आएगी, जो जिस हिसाब से बेंडिंग मोमेंट पे बेस पे हम डिज़ाइन करते हैं, हम स्ट्रक्चर पे डिज़ाइन करने के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, वो कम आ रही है, तो आपका मटेरियल, आपके स्ट्रक्चर की साइज कम होगी। सिंपल है, मतलब ये आर्चिस आपका कम स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लोड रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कम हो रही है। सिंपल है, बड़े आसान से समझ में। अब नेक्स्ट है हमारा एडिस थ्योरम। एडिस थ्योरम समझने के लिए हम पहले इसको एक्सप्लेन करता है। तो हम एक आर्च ड्रॉ कर रहे हैं 1 सेंट, मतलब स्केल के मुताबिक 1 सेंटीमीटर = p मीटर। p क्या है, हमारा ये पॉइंट है, पॉइंट वाइज हम 1 सेंटीमीटर के मुताबिक ये आर्च हम ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद लोड डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये जो लोड लग रहा है W1, W2, W3, उसके मुताबिक हम ये लोड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मतलब ये लीनियर आर्च ड्रॉ करेंगे। 1 सेंटीमीटर = Q किलो न्यूटन। ये आर्च ड्रॉ किया। तो इन दोनों की वजह से अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मुझे मोमेंट जानना है, बेंडिंग मोमेंट जानना है P पॉइंट पे,
तो वो क्या आएगा, पी क्यू इंटू आर। ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, पी क्यू इंटू आर, किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, स्केल वाइज रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, थियोरेटिकल कैलकुलेट करते हैं पी पॉइंट पे। तो एम पी क्या होगा, इस पी पॉइंट पे एम पी क्या होगा, V1 इंटू एक्स। V1 क्या है हमारा वर्टिकल डिरेक्शन इंटू एक्स, माइनस ये W1 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, माइनस हॉरिजेंटल रिएक्शन H1, यहाँ पे 1 लिखना भूल गया, H1 इंटू वाई इंटू वाई। ये आ गया मोमेंट डायग्राम। अब हम क्या करें, ये जो पूरा है ये पूरा वर्टिकल है, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो इन दोनों को मैं क्या कह रहा हूँ, म्यू एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं ये वर्टिकल डायग्राम है, V1 है और W1 है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो मैं उसे म्यू एक्स के सेंस में लिख सकता हूँ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को, दोनों को, लोड को मैंने अलग कर दिया। अब इस फिगर से हम म्यू एक्स को फाइंड करेंगे। म्यू एक्स क्या आएगा, P1 इंटू P2। ये देखिए P1 इंटू P2, मतलब ये डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई नहीं है, P1 इंटू P2 मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मतलब पहले ये डिस्टेंस आएगा P1 इंटू P2 इंटू स्केल ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हमने फर्स्ट फाइंड किया, मतलब P1 P2 इंटू PQR। अब ये हुआ वर्टिकल, ये हुआ वर्टिकल। अब सेम हॉरिजेंटल है, H इंटू वाई। तो H इंटू वाई में क्या आएगा, पेन कलर चेंज कर देते थोड़ा सा, एक सेकंड में। H इंटू वाई आएगा P इंटू P2, P इंटू P2, क्योंकि Y यहीं तक ही लग रहा है आपका हॉरिजेंटल रिएक्शन, ये Y डिस्टेंस तक ही लग रहा है, जबकि वर्टिकल आपका रिएक्शन यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ तक। ओके, तो P इंटू P2 इंटू स्केल ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो P2 इंटू PQR। ये हुआ आपका हॉरिजेंटल रिएक्शन, ये आपका हॉरिजेंटल रिएक्शन हुआ। अब इन दोनों की वैल्यू हम इस पे रख रहे हैं, ये इसमें, मतलब म्यू एक्स H इंटू वाई हमने फाइंड किया, तो इन दोनों की वैल्यू हमने पुट की। यार ये ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये दोनों वैल्यू हमने पुट की। अब PQR क्या है, कॉमन है, स्केल कॉमन है, तो मैंने इस PQR को कॉमन निकाल दिया। P1 P2 माइनस P2, तो MP क्या होगा, P1 इंटू PQR। मतलब इस P1 P2 में से हमने ये माइनस किया P2, तो वैल्यू क्या आई, ये आई P1 इंटू PQR। तो ये हुआ हमारा एडिस थ्योरम। अब एडिस थ्योरम के रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, इसके थियोरेटिकल मेथड क्या कहती है, द बेंडिंग मोमेंट at a section of arch is equal to a vertical intercept between the linear arch and the center line of the actual arch. मतलब कि ये जो लिनियर आर्च है और ये जो एक्चुअल आर्च है, इन दोनों के बीच की जो हाइट आती है, मतलब ये जो डिफरेंस आता है, वो इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट होता है। समझ में आया? मतलब एडिस थ्योरम आप इस हिसाब से फाइंड कर सकते हो। एडिस बहुत सिंपल है, बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन ऑफ आर्च
is equal to a vertical intercept between the linear arch and the center line of the actual arch। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, ये स्केल के मुताबिक ड्राइंग ड्रॉ करनी है। स्केल के मुताबिक ये एक्चुअल आर्च ड्रॉ करूँगा, लिनियर आर्च ड्रॉ करूँगा, और इन दोनों के बीच का ए पॉइंट में मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर मेज़रमेंट ले लूँगा। इन दोनों का डिस्टेंस मेज़रमेंट आया, मतलब ये 10 आया, तो मैं इस 10 को उस स्केल से मल्टीप्लाई करूँगा। जो स्केल मैंने एक्चुअल आर्च और लिनियर आर्च में लिया उस स्केल से मैं इसे मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो मुझे यहाँ इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगी। सिंपल है। एडिस थ्योरम ये कह रहा है कि आप अगर इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है तो आप एक्चुअल आर्च ड्रॉ करो स्केल के मुताबिक, लिनियर आर्च ड्रॉ करो स्केल के मुताबिक, और उसके बाद जिस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है तो उस पॉइंट पे इन दोनों की हाइट जो आ रही है उसे मेज़र कर लो, और उसे मल्टीप्लिकेशन किसे करना है, जो स्केल हमने लिया है उस स्केल से मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। सिंपल है। अब इसमें दो और फोर्सेस आते हैं, मतलब रेडियल शियर, मतलब ये जो फोर्सेस है ये आर्चिस के अंदर पाए जाते हैं। मतलब आपका आर्चिस का ये शेप है, इसके अंदर, मतलब ये जो मटेरियल है इसके इनर साइड, मतलब मटेरियल के इनर साइड हमें ये फोर्स पाया जाए। रेडियल शियर मतलब फोर्स अलोंग सेक्शन, मतलब यहाँ से सेंटर से इस तरह से हमें फोर्स मिलता है। उसका इक्वेशन है v cos थीटा माइनस h sin थीटा। v cos थीटा और h sin थीटा, v और h क्या है, v और h हमारे जिस पॉइंट पे, मतलब ये आर्च है, मतलब मुझे यहाँ से रेडियल शियर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दो रिएक्शन फाइंड करूँगा और उससे मल्टीप्लाई करूँगा कॉस थीटा और साइन थीटा से, तो मुझे क्या मिलेगा, रेडियल शियर मिलेगा। अब मुझे नॉर्मल शियर चाहिए, मतलब कि ये वाला नॉर्मल ट्रस चाहिए, तो उसके लिए भी सेम मेथड है। इस पॉइंट पे मैं वर्टिकल रिएक्शन फाइंड करूँगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड करूँगा, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा और प्लस। सिंपल है। इक्वेशन याद करने, एक में वर्टिकल का कॉस के साथ मल्टीप्लिकेशन है लेकिन यहाँ माइनस है, दूसरे में वर्टिकल का साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ प्लस है। इतना याद रखोगे। पीछे का तो उसका अपोजिट है, मतलब यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन है, यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस है। सिंपल है, सिंपल याद रहेगा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट जो लेसन आएगा उसमें हम एग्जाम्पल करेंगे। मैं मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा इसके आर्चिस के। एक होगा हमारा पॉइंट लोड पे और दूसरा होगा हमारा 2 लोड पे, मतलब पॉइंट लोड और यूडीएल के मुताबिक। तो नेक्स्ट लेसन के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।